कराची ऑपरेशन से नाराज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को सेनेट से इस्तीफे देने के बाद और सेनेट में वापसी से पहले क्या मिला, मामला तय पा गए या वापसी मजबूरी के तहत है, पूछेंगे फारूक सत्तार से। नून लीग के अंदरूनी इख्तिलाफात इसकी सियासत के लिए खतरा बन रहे हैं। हालिया इलेक्शन ने इस बात पर मोहर लगा दी है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया, सिर्फ शफकत महमूद को नहीं, पूरी पार्टी क़यादत को भी जिम्मेदारी कबूल करना होगी। चौधरी सरवर की 9 मुंतखब काउंसलर्स को तहरीक इंसाफ में शमूलियत की दावत, वोटर्स से नाउमीद, तहरीक इंसाफ ने आजाद अराकीन से उम्मीद लगा ली। चारों सूबों की जंजीर समझी जाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ अंदरूने सिंध की जमात बनने पर भी खुश है, मकाम हैरत है। पाकिस्तान में 23 सालों में 81 सहाफी मारे गए, सिर्फ 2 ही के कातिल पकड़े जा सके हैं। हम पूछने में हक बजानिब है कि बाकियों को इंसाफ कब मिलेगा। और कराची यूनिवर्सिटी की तालिबात ने क्रिकेट खेलकर अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। तशद्दुद करने वालों को बता दिया कि उन्हें डराया या धमकाया नहीं जा सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा और प्रोग्राम का आगाज करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से खबरों। नहीं है, लेकिन अगर ये शायबा आ जाए कि ये सियासी कारकुनों या सियासी जमात के खिलाफ है किसी तरह से, तो मेरे ख्याल में किसी को ये फैसला करना होगा। इंतहाई अफसोस हो रहा है कि हुकूमत कतई और कतई तौर पर गैर संजीदा है, इसलिए हम ये समझते हैं कि अब इन मुज़ाकरात को आगे जारी रखना बेसूद है। शॉकिंग सरप्राइज कि सुबह 5 बजे अर्ली मॉर्निंग 5 बजे, दोपहर के 5 ही सुबह 5 बजे बजट के करीब इन्होंने ऑल ऑफ ए सडन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की और मेरे साथ बात तो नहीं हुई, लेकिन मौलाना ने मुझे बताया कि उनको इन्होंने फोन किया कि माजरत का कि 2 बजे आपको मिलना था, लेकिन हमने अपने वही जो 3 अभी आपने दोहराए हैं फारूक भाई के आवाज में, वो हमारे वर्चुअली प्री कंडीशन है कि वो होंगे तो फिर बात होगी। मुज़ाकरात से हमें
कुछ हासिल नहीं होना, इसका कोई नतीजा नहीं निकलना, लिहाजा मुज़ाकरात को जारी रखना बेकार है। हम मुज़ाकरात के अमल से बाहर आ गए, हम अपने मौके पर कायम हैं, हमने इस्तीफे दे दिए हैं। शिकायत इजाला कमेटी कायम करने का फैसला हुआ, जिस पर इनके और हमारे दरमियान मुकम्मल हमआहंगी और इत्तफाक है। हम भी अगले हफ्ते से अपने इस्तीफे वापस लेने का सिलसिला भी शुरू कर देंगे। 2 सितंबर तक काफ़ी प्रोग्रेस हुई, लेकिन मैं उस वजूहात में नहीं जाना चाहता, वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि देर आमद दुरुस्त आमद। इंशाअल्लाह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट फिर अपनी पार्लियामेंट में आके अपना भरपूर रोल अदा करेगी। इस्तीफे दिए, मुज़ाकराती अमल हुआ, मुज़ाकराती अमल से हुकूमत मायूस हुई और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मायूस हुई और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की मायूसी से हुकूमत मायूस हुई और हुकूमत के बाद मौलाना फजल रहमान साहब मायूस हुए। उन्होंने कहा मैं मुत्तहिदा से नाराज हूँ, मगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अब मुतमईन है। किस बात पर मुतमईन है? क्या 19 वजूहात में जो कराची में जारी ऑपरेशन पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कि वो गैर जानिबदार नहीं है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उनके लोग गुमशुदा हैं, उनके लोगों को अदालत में पेश किया जाए, या फिर 9-0 के रेड के हवाले से क्या क्या ऐसी बात है जो कि मुत्तहिदा के तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत दूर करने में कामयाब हुई है? क्या जो नजर आ रहा है उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो मुत्तहिदा और हुकूमत के दरमियान तय पाया है, जिसकी वजह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वापस जा रही है। हमारे साथ फारूक सत्तार साहब मौजूद है। फारूक सत्तार साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साहब, ये वाकयातन कोई मामला तय पा गए हैं, कोई अंदर की बात है हुकूमत और आपके दरमियान, या मजबूरी के तहत आप वापस जा रहे हैं? आपको एहसास हुआ कि फैसला गलत था इस्तीफा देने? देखिए ना, अंदर की कोई ऐसी बात है, जो बात है बिल्कुल वो लोगों के पब्लिक के रिकॉर्ड पर मौजूद है और हमारी शिकायत का इजाला होने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो हम ये महसूस करते हैं कि मकालमे और बातचीत से अगर हुकूमत ने संजीदगी इख्तियार की है, हुकूमत ने इस अज़म का हमें यकीन दिलाया है कि एक तो ये जो शिकायत इजाला कमेटी है उसके ज़रिए से जो हमारी बुनियादी जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, मावरा अदालत कत्ल हुए हैं, आईन और कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, जो जबरी गुमशुदगियाँ हुई हैं, उस सिलसिले में ये कमेटी काम करेगी और एक रिपोर्ट मुरतब करेगी और उसके नतीजे में ये बात शायद मुमकिन बन सके कि उन लोगों को बाजियाब भी कराया जाए या ये मालूम किया जाए कि उनके साथ क्या किया गया है, या जो मावरा अदालत कत्ल हुए हैं उसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कहाँ इख्तियार से तजावुज़ किया। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, दूसरे जो हमारे मुतालबात थे उस पर हुकूमत के साथ हमारी ये बात तय ज़रूर हुई है कि उस पर हमारा राब्ता कायम रहेगा, हमारा मकालमा जारी रहेगा, जिसमें हमारी सियासी सरगर्मियों की आज़ादी है, हमारी फलाही सरगर्मियों की आज़ादी है और तीसरे नंबर पर कायदे तहरीक अल्ताफ़ भाई के खिताब के नशर होने का मामला है। वो तो उस पर तो जब लास्ट टाइम आप आए तो अदालती मामला आपने कहा था, उस पर बात हो रही है। मगर मुझे एक बात बता दीजिए, एज ऑफ नाउ जब आप और मैं बात कर रहे हैं, आपकी सियासी सरगर्मियां, आपकी फलाही सरगर्मियां, आपके गुमशुदा अफराद का स्टेटस और जो कराची का ऑपरेशन है रेंजर्स का उसकी गैर जानिबदारी, इन 4 चीजों में से कौन सा मुतालबा है जो एज ऑफ नाउ जिसमें इंप्रूवमेंट आई है, या अभी कोई इंप्रूवमेंट इन चारों में से किसी चीज पर नहीं? हम ये समझते हैं कि एक तो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से वो एक बहुत बड़ा जो है वो टेस्ट है कि वहाँ हमारी सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो जिस तरह बाकी जो सियासी जमातों को जो आज़ादी हासिल है आईन और कानून में, हमें भी अगर पूरा मौका मिलेगा और हम अगर अपनी ये सियासी सरगर्मियाँ जारी रख सके, उसमें रुकावटें आईं, लेकिन हम ये समझते हैं कि मजमूई तौर पर अब जो बिसात बिछेगी, अगर सिविलियन जमहूरी हुकूमत उसको यकीनी ना बना सकी, तो मैं समझता हूँ कि ये तो पूरे सियासी और जमहूरी मुस्तकबिल के लिए जो है वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत नाकाबिल तलाफी नुकसान वाली बात होगी। तो हम ये समझते हैं कि हुकूमत ने हमें ये अश्योर तो किया है कि वो इस सिलसिले में अपनी जो जमहूरी अमलदारी है, सियासी अमलदारी, उसको हुकूमत ने कहा है कि आपके सेक्टर ऑफिसेज और यूनिट ऑफिसेज खुल जाएंगे। देखें, हमने कॉर्नर मीटिंग्स का भी आगाज कर दिया है। जो 8 अजला में इलेक्शंस हुए हैं वहां पर भी हमने कोशिश की और हमने वहां इलेक्शंस लड़े हैं। तो हम ये समझते हैं कि जब बात
अगले मरहले में हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह पहुंचेगी और बाकी अजला में, और फिर कराची में पहुंचेगी, तो उस वक्त तक माहौल और बेहतर हो जाना चाहिए। बेहतर होगा जहां अगला मरहला इलेक्शन का होगा, वहां पर अगला मरहला ऑपरेशन का होगा। रेंजर्स ने भी प्रेस रिलीज दी है वीकेंड पर कि जी अगला मरहले में ऑपरेशन चला गया है और उसको मजीद इंटेंस करेंगे, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई, उन सबको गिरफ्तार करेंगे। तो जब ऑपरेशन का भी अगला मरहला होगा और इलेक्शन का भी अगला मरहला होगा, तो उस अगले मरहले में हुकूमत ने आपको यकीन दहानी कराई है कि वो आपकी शिकायत के इजाले के साथ ही ऑपरेशन जारी रहेगा। हम ये समझते हैं कि ऑपरेशन बंद करने का तो हमने भी मुतालबा नहीं किया। हमने तो ये नहीं कहा कि हम ऑपरेशन के खिलाफ, हम ऑपरेशन की सिमत को ठीक करना चाहते हैं, उसमें अपना ताउन बरकरार रखना चाहते हैं। हम निशानदही करना चाहते हैं कि अगर मुस्तकिल अमन कायम करना है तो उसमें ऑपरेशन में किन बातों का ख्याल रखने की जरूरत है, और उसमें जराइम के खात्मे के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तो हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी कल भी थी और आज भी है। और हमने हमेशा ये कहा था कि हम पार्ट ऑफ सोल्यूशन है, हम पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मुझे हुकूमत का मौक़िफ़ बताइए ना, क्योंकि आप कहते हैं आप पार्ट ऑफ सोल्यूशन है, सिक्योरिटी इदारे बड़े क्लियर है कि आप पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है। हुकूमत दरमियान में कहां खड़ी है? जब आपके मुज़ाकरात हुए और आप असेंबली में गए, हुकूमत कहां खड़ी है? हुकूमत को तो ये एहसास हुआ ना कि ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनाने की जरूरत है, और अगर काश ये गैर जानिबदार मॉनिटरिंग कमेटी पहले बन जाती तो शायद ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनाने की नौबत ना आती। ये कमेटी तो बन रही थी, आप वॉकआउट कर गए थे। सुबह 5 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस पे इसाक डार साहब बड़े मायूस हुए कि ये कमेटी बनने जा रही थी, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा आपको नहीं पता कि सालिस क्या होता है, इस बात का नहीं पता। ये तो आप वॉकआउट कर गए थे, तो बनने जा रही थी, मगर आपने फिर उसी पे मान गए। मामला नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ हल हुआ है। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी बात की थी इसाक डार साहब ने, जब MOU हमारा साइन हुआ था, और उनको ये बताया था कि एक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने, हमने जब उन्हें दोबारा अप्रोच किया तो उन्होंने फैसला किया कि ठीक है, जो हमारे कोर इश्यूज थे उस पर जो यकीन दहानी उन्हें कराई गई है, वो एक मौका देने के लिए तैयार है हुकूमत को, और वो ये देखना चाहते हैं कि हमारी सियासी सरगर्मियां बतदरीज जो है वो कायम होती हैं, हमें वो आज़ादी मिलती है, हमें इंतखाब लड़ने की आज़ादी मिलती है, हमें भी वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो ये सारी बातें हुकूमत के साथ चूंकि तय हुई है, हुकूमत ने इस पर एश्योरेंस दी है, तो हम ये चांस लेने के लिए तैयार हुए, ये मौका लेने के लिए हम तैयार हुए। और उसमें जो सबसे बड़ा हम ये समझते हैं कि हमें एक मौका मिल रहा है कि वो उन फैमिलीज के साथ जो है वो इंसाफ हो जाए। जो आज भी 150 से के करीब हमारे कारकुनान लापता है। कमेटी में हमें आपके लिए तो बड़ी विन विन सिचुएशन थी। आपकी पार्टी के सर्विंग सेनेटर डॉक्टर फरोग नसीम उसमें मौजूद थे, वो विड्रॉ कर गए। आपकी तो रिड्रेसल कमेटी में आइंदा आपको कोई तहफुजात ना होते उसकी वर्किंग पर, तो आपने उनको क्यों विड्रॉ कर लिया? आपके लिए तो बड़ी अच्छी सिचुएशन थी। वो फरोग नसीम साहब का नाम हमने दिया था। अच्छा, आपने दिया था? हमने दिया था। फरोग साहब ने प्रोग्राम में कहा कि नहीं दिया। फरोग नसीम को नहीं मालूम था, मेरी उनसे बात हुई, मैंने उन्हें बताया है, हमने नाम दिया था। लेकिन उसमें ये इसाक डार साहब ने बात की थी कि अगर वो सियासी कमेटी होगी, पार्लियामान की कमेटी होगी, तो फरोग नसीम साहब को भी उसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन बाकी तो प्रोफेशनली जो हैं वो रिटायर्ड जजेस हैं, चीफ जस्टिस साहिबान है, हाई कोर्ट के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। तो उसमें अगर फरोग नसीम रहते हैं जो कि पार्टी के सेनेटर हैं, तो हमें खुद इस बात का अंदाजा हुआ कि उसकी गैर जानिबदारी पर कोई असर आ सकता है। तो हमने खुद ये फैसला किया कि उनके नाम को विड्रॉ किया। तो फिर हमने फैसला किया। ये आपकी तरफ से फैसला था या सिक्योरिटी इदारों के तहफुजात थे जो उन्होंने हुकूमत को बताया, हुकूमत ने आपसे दरख्वास्त की, उसके बाद ये मामला हुआ? कि ऐसा कतई नहीं है। सिक्योरिटी इदारों को अगर तहफुजात थे तो हमारे इल्म में नहीं है। इसाक डार साहब तो इस बात पर हैरान हुए थे कि जब फरोग नसीम साहब ने जो है वो विड्रॉ कर लिया, लेकिन मैंने इसाक डार साहब से बात करके उन्हें बता दिया था कि ये हमारी मजबूरी थी। हम खुद नहीं चाहते कि ये कमेटी किसी तौर पर जानिबदारी का, इस पर कोई भी शायबा हो, इसे मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रहना चाहिए। इसलिए हम समझते हैं कि उसमें अगर सियासी तौर पर MKM के कोई सेनेटर मौजूद होते तो हमारे लिए वो खुद मुनासिब नहीं था। तो यानी एज ऑफ नाउ सिचुएशन ये है कि हुकूमत ने जो एश्योरेंस दिलाई है उस पर आपको एतमाद है। इसके अलावा जो रिड्रेसल कमेटी बनी है उसमें माइनस फरोग नसीम साहब जो कमेटी में लोग हैं उन पर भी आपको एतमाद है और आप उस गुडविल को लेकर आगे चलेंगे। शाजिब, सबसे अहम बात यह है कि हमारी ये जो कराची के जो अमन के क़याम में जो मामलात आए हैं, जो शिकायत हमारी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक लिटमस टेस्ट है। जो सिविलियन अमलदारी उसके लिटमस टेस्ट है कि पाकिस्तान की जमहूरियत में सबसे बड़ी कमजोरी है क्योंकि सिविलियन ओवरसाइट नहीं है। अगर सिविलियन ओवरसाइट हो जाए, जहां ताकत का इस्तेमाल होता है, जहां इंतजामी कोई एक्शन लिए जाते हैं, तो उनमें इख्तियार से तजावुज़ हो तो उसको कौन चेक करेगा? कोई तीसरा फरीक है या नहीं है? ये एक मौका मिला। ये पूरी जमहूरियत के लिए, मैं समझता हूँ जमहूरी अमलदारी के लिए, आइन और कानून की अमलदारी के लिए एक लिटमस टेस्ट। फरूख साहब बहुत शुक्रिया। फरूख साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुतमईन है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट फिलहाल उन गारंटीज पर जो हुकूमत की तरफ से दी गई है और रिड्रेसल कमेटी जो बनाई गई है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं
मुस्लिम लीग नून ने बल्दियाती इंतखाबात में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, कई अजला में क्लीन स्वीप भी किया, लेकिन हुक्मरान जमात में सर उठाने वाला खतरा अब मजीद संगीन हो रहा है। नून लीग जितना भी कामयाबी का दावा करे, इस वक्त नून लीग के अंदर जो धड़ेबंदियां हैं और जो पार्टी क़यादत का उसको ना संभालना है, ये नून लीग के लिए आने वाले इंतखाबात में एक बड़ा खतरा बन सकता है। बल्दियाती इंतखाबात हो गए, नून लीग जीत गई, जहां हल्के खुले छोड़े थे वहां भी या तो नून लीग जीत गई या फिर नंबर 2 नंबर 3 पर मुस्लिम लीग ही आए, मगर उसके बावजूद जो आपस के इख्तलाफात हैं वो खत्म नहीं हो रहे। जलसे जुलूसों में इल्जामात के बाद अब पार्टी में इख्तलाफात सड़कों पर आ गए हैं। मुस्लिम लीग नून में धड़ेबंदी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। सबसे संगीन सूरत हाल फैसलाबाद में पैदा हो रही है, जहां मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की बल्दियाती इंतखाबात में जो लगाए थे इल्जामात, उसका जो रविश है वो अब भी जारी है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वजीर मुमलिकत बराए पानी और बिजली आबिद शेर अली के वालिद चौधरी शेर अली के ग्रुप ने बाल्टी के निशान पर, जो कि आजाद उम्मीदवारों का निशान था, इलेक्शन लड़ा, जबकि पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह का ग्रुप हीरे के निशान के साथ मैदान में उतरा। इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को फैसलाबाद में बड़ी कामयाबी मिली। मुस्लिम लीग नून और उसके दोनों धड़ों ने 157 में से 119 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, मगर मुस्लिम लीग नून की कामयाबी भी तकसीम है। और अहम बात यह है कि आबिद शेर अली के भाई आमिर शेर अली राना सनाउल्लाह ग्रुप के उम्मीदवार आशिक रहमानी से हार गए। और इस वक्त फैसलाबाद में ये बातें भी हो रही हैं कि क्या आबिद शेर अली ग्रुप या फिर चौधरी शेर अली ग्रुप हारा, या फिर उसे पार्टी क़यादत की तरफ से जानबूझकर राना सनाउल्लाह ग्रुप को सपोर्ट करके हराया गया। और ये जो मामलात हैं, इसमें इंतखाबात के दिन भी जो मामलात हुए, फिर आबिद शेर अली साहब के खिलाफ एक जो पर्चा हो गया, और वो सर्विंग इस वक्त मिनिस्टर है, उनके खिलाफ पर्चा हो गया। कई मुकामात पर ग्रुपों में कशीदगी हुई और कारकुन एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते रहे, और फैसलाबाद में कामयाब उम्मीदवार की रैली पर फायरिंग के नतीजे में तहरीक इंसाफ का एक कारकुन जाँ भाग और 5 जख्मी हुए। तहरीक इंसाफ के कारकुन के कत्ल का मुकदमा वजीर मुमलिकत बराए पानी और बिजली आबिद शेर अली और एक नून लीग के रुकन सूबाई असेंबली मियां ताहिर जमील समेत 25 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। और ये जो जनाजा था इस कारकुन का, उसमें राना सनाउल्लाह साहब ने शिरकत की। राना सनाउल्लाह साहब ने साथ ये भी कहा कि कोई कितना भी ताकतवर हो, इंसाफ बहरहाल होगा। ये भी कह दिया कि अब इलेक्शन गुजर चुके हैं और वो अपने खिलाफ होने वाली बातों को फरामोश करते हैं। अगर इनकी बातों से किसी की दिल आजारी हुई है तो वो मुआजरत करते हैं। मैं उन तमाम बातों को जो किसी ने भी मेरे खिलाफ की, मैं उन्हें इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा समझते हुए और इलेक्शन की तकारीर समझते हुए मैं उनको फरामोश करता हूँ। क्या मुस्लिम लीग नून ये सारे के सारे इख्तलाफात भुलाकर एक होगी? और क्या चौधरी शेर अली ग्रुप समझता है कि उन्होंने जितनी बातें पार्टी क़यादत, जो शेर अली साहब ने, आबिद शेर अली साहब ने तो नहीं, लेकिन उनके वालिद साहब ने जितनी बातें शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, उनकी हुकूमती नाकामी के हवाले से, राना सनाउल्लाह को अपना वजीर रखने के हवाले से कही थी, वो सारी बातें की वजह से नून लीग की क़यादत दरअसल चाहती थी कि आबिद शेर अली साहब या चौधरी शेर अली का ग्रुप हारे। ये क्या मामलात रहे और आगे मामलात कैसे बढ़ेंगे? आबिद शेर अली साहब हमारे साथ मौजूद है। आबिद शेर अली साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तो सबसे पहले बताइएगा, क्या आपको लगता है जितना आगे आपके वालिद साहब निकल गए थे, पार्टी क़यादत भी वही चाहती थी जो नतीजा आया? आपके भाई हार गए, नतीजा वैसा नहीं आया जैसा आपके वालिद साहब की तरफ से दावे किए गए थे। देखें शाहजेब, मेरे भाई के नतीजे को छोड़े, वो नतीजा आया कि करवाया गया, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। मैं ओवरऑल बात करूंगा तो ये वक्त बताएगा कि किसने क्या किया, और ये इंशाल्लाह ताला वक्त साबित करेगा। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में मेरे वालिद मोहतरम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कैंपेन को रन किया। उसमें 60% हमारे शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे थे, और मेरे वालिद मोहतरम ने वहां पर शेर की कैंपेन की। कुछ लोगों में गलत टिकटें दी गई और लोग दूसरी तरफ जाना चाहते थे। मेरे वालिद साहब ने और पूरी जो हमारी जमात के दूसरे अकाबरीन थे, उनसे मिलकर हमने लोकल लेवल पर माजरत के साथ ये आप तकल्लुफी कर रहे हैं, ये कह के कि आपके वालिद साहब ने शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में इलेक्शन लड़ा। अब तकल्लुफी कर रहे हैं, जिस किस्म के अल्फाज उन्होंने शहबाज शरीफ के अंदाजे हुक्मरानी पर दिए, इन्हें 122 में 2500 वोट से जीतने पर दिए, किस किस्म की उन्होंने बातें की थी, सबने देखा। आप तकल्लुफी कर रहे हैं उनका नाम लेके साथ में। देखिए, बात तकल्लुफ की नहीं है शाहजेब, वो हमारी लीडरशिप है, और जो चीजें होती हैं वो लीडरशिप के लिए अच्छी भी होती हैं कहने के लिए, लेकिन पॉजिटिव साइड से देखा जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह
हमारे ग्रुप ने, मैं आपको फिर अल्लाह कहता हूँ, 60% शेयर पे था और 40% मुख्तलिफ निशानात पे था, बाल्टी समेत, प्रेशर कुकर, हैंगर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 156 में से 84 के करीब हमने नशिस्तें जीती हैं, जिस पे तस्वीर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हैं और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की है। मतलब ये मैच आपके भाई के ऊपर किसकी तस्वीर थी? मतलब आपके भाई पर किसकी तस्वीर? देखें, मेरे भाई के भी निशान पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, लेकिन वो एक आजाद इलेक्शन था। मगर आप सब आपने कहा ना वो मेरे भाई को हरवाया गया, इस पर बाद में बात करेंगे। तो आपके भाई को किसने हरवाया? शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की तस्वीर है। इस पे देखे, मेरे वो लीडर है, मेरे कायदीन है, मैं कभी भी उन पे ये बात नहीं करूंगा कि किसने क्या किया। और मैं समझता हूं कि ये बड़ी गैर मुनासिब बात है कि बात कहीं की है, आप लेकर कहीं जा रहे हैं। मेरे वो लीडर हैं, हमारा पूरी फैमिली का जीना मरना हमारी क़यादत के साथ है। लेकिन देखें, अभी इस जुमले से भी मैं इसके अलावा क्या ड्राइव करूं कि आप कह रहे हैं वो मेरे लीडर हैं, जीना मरना साथ है, इसलिए नामुनासिब है कि मैं उनका नाम लूं, मगर बात यही है कि उन्होंने हरवाया। इसके अलावा और क्या ड्राइव करूं? मेरी बात सुने, शाह से बात सुन ले। देखिए, धड़ेबंदी होती है लोकल पॉलिटिक्स में। हमारा मरकज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, हमारी पॉलिटिक्स का मंबा उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, इसमें कोई दो राह नहीं है। धड़ेबंदी है, जरूर है, इख्तलाफात हैं, वो टीवी मीडिया पे भी हैं, वो किसी से डुके छुपे नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप और शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में 84 मेंबरान को मेयर ग्रुप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे प्लेटफॉर्म पे जिताया गया। ये गुलदस्ता है, लीडरशिप ने ये फैसला करना है कि कौन आइंदा वाला मेयर होगा। अभी साहब लास्ट क्वेश्चन, शहबाज शरीफ साहब के बारे में आपके वालिद साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, देखिए सियासत बड़ी जालिम चीज है। अगर आपके लिए आपके पास चॉइस, ऐसा ना हो कि आइंदा चॉइस हो बिटवीन शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब और वालिद साहब, तो आप तीनों को मिलाने में कामयाब हो जाएंगे? अगर चॉइस हुई तो आपने क़यादत को मुंतखब करना है वालिद साहब पर। मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब के भी कायद हैं, चौधरी शेर अली साहब के भी कायद हैं, और पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, और उनकी कायदाना सलाहियतों के नीचे ही ये पूरा खानदान चल रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत शुक्रिया अभिषेक साहब, तो ये बहुत शुक्रिया। अभी शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे कि इस वक्त क्या मामला है, भाई हारे हरवाए गए, इस वक्त नहीं बात करना चाहते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सवालात इसलिए भी पैदा होते हैं कि दावे बहुत बड़े थे। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब देखेगी कि पार्टी में क्या खामियां हैं? ये पहला इलेक्शन था, बाई इलेक्शन होते रहे और वो बहुत ही इंडिविजुअल सतह पर थे। पार्टी की क़यादत ने भी बड़ी कैंपेन की, पहली दफा पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का इम्तिहान था और पार्टी उसमें बुरी तरह पंजाब में नाकाम हुई। क्या वजूहात है? तहरीक इंसाफ के आगे सवालात रखेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तमाम दावों और इंतखाबी मुहिम के बावजूद इंतखाबात में बहुत पीछे रह गई, पंजाब में पीछे रह गई, जिसका बार बार खान साहब पर इल्जाम लगता है, इमरान खान पर इल्जाम लगता है कि वो सिर्फ पंजाब पर फोकस किए हुए हैं और कहीं उनका फोकस नहीं है। धांधली में भी उनका वही फोकस है। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पंजाब में नून लीग 44% निशिस्तें लेकर सबसे आगे रही और आजाद उम्मीदवारों ने 39% सीटें जीती, जबकि तहरीक इंसाफ सिर्फ 10% कामयाबी ही हासिल कर सकी। और ये मामला लाहौर में कुछ इस तरह रहा कि लाहौर की 274 सीटों में से मुस्लिम लीग नून ने 224 निशिस्तों पर कामयाबी के साथ पहला नंबर हासिल किया। और लाहौर वो हल्का है जहां पर खान साहब बार बार कहते हैं कि लाहौर से ही हवा चलती है, लाहौर ही सारे पाकिस्तान की सियासत बदलता है। और यहाँ पर जहां पर 274 में से 224 नून लीग ले गई सीटें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर आई। और लोधरा में इन 154 के ज़िमनी इंतखाबात में फतह के लिए पुरुमीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्दियाती इंतखाबात में इस शहर की 70 में से नून लीग को 45 सीटें दे बैठी, जबकि सिर्फ 8 निशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी हासिल हुई। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी जहांगीर तरीन साहब का हल्का है, जहां पर वो दावे कर रहे हैं
कि वो N154 का लोधरा का इलेक्शन जीतेंगे, उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठता है खुद जहांगीर तरीन साहब की कि ये जो बल्दियाती इलेक्शन में मामला हुआ उसके क्या वो जिम्मेदार है या नहीं। चौधरी सरवर साहब की कारकर्दगी पर सवाल उठता है कि उन्होंने पूरे पंजाब की जिम्मेदारी ली थी, वो जिम्मेदार है या नहीं। खुद इमरान खान की जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठता है और इस्तीफा सिर्फ और सिर्फ शफकत महमूद साहब की तरफ से दिया गया, जो कहते हैं कि मैं पंजाब में जो लाहौर के इलेक्शन है उसका अगर ऑर्गेनाइजर मैं था तो उसकी जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूं। इसके अलावा जहांगीर तरीन साहब लोधरा के इलेक्शन की जिम्मेदारी नहीं कबूल कर रहे, खामोश हैं। चौधरी सरवर साहब क्या कहते हैं उनसे अभी बात करेंगे। इमरान खान साहब की तरफ से भी इस हवाले से कोई बात अभी तक नहीं की गई। चौधरी सरवर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा, लाहौर की जिम्मेदारी शफकत महमूद साहब ने कबूल की, रिजाइन किया, और कोई क्या जिम्मेदारी कबूल नहीं करेगा और इस्तीफा नहीं देगा। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जहांगीर तरीन साहब खामोश हैं, खान साहब की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा, आप इस वक्त खामोश है, कोई और नहीं जिम्मेदारी कबूल करेगा सर? ये मेरे ख्याल में आपकी असेसमेंट दुरुस्त नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि लाहौर में हमें जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट थे वो नहीं मिले हैं, लेकिन लाहौर के बाहर जो टारगेट मैंने सेट किए थे और जो टारगेट मैंने पार्टी लीडरशिप को बताए थे, अल्लाह के फजलो करम से सब मैंने अचीव किए हैं। मैं आपको कसूर ले चलता हूं, लाहौर से ज़्यादा दूर नहीं है, वहां पर हमने 32 यूनियन काउंसिल के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन की सीटें जीती हैं और वहां पर नून ने सिर्फ 47 सीटें ली हैं। और जनरल इलेक्शन में 2013 में 10 वहां पर सीटें हैं MPA की, 5 वहां पर MNA की हैं। हमने वहां पर एक भी सीट नहीं ली थी, हमारा वोट भी 100,000 से कम था। अगर आप इस वक्त कंपैरिजन करें तो कसूर में हमने जो वोट लिए हैं ये बहुत खतरे की घंटी होनी चाहिए हुकूमत के लिए, और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इंशाअल्लाह कसूर की 15 सीटें हम अगले जनरल इलेक्शन में जीतेंगे। जो सब आप 2013 के इलेक्शन की कारकर्दगी से क्यों अपनी हालिया कारकर्दगी को कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि 2013 में तो आपने कैंपेन ये बनाई है कि इलेक्शन जीतना आपने था, जीत नून लीग गई। अब आप मुझे ये कह रहे हैं कि जो आपने लाहौर के अलावा दूसरा पार्टी की क्यादत को जो बताया था उसके मुताबिक अगर नतीजा आया है और आप तीसरे नंबर पर आए हैं, इसका मतलब है आप ये बात तस्लीम कर चुके थे कि आपने तीसरे नंबर पर ही आना, यही आपने पार्टी को बताया था कि नून लीग पहले पर, आजाद दूसरे पर, तीसरे पर आप आएंगे। 2013 की जो धांधली की मुहिम थी कि आपने जीतना था और जीत नून लीग गई, वो सब गलत हुआ। फिर खान साहब ये एक नई टर्मिनोलॉजी जो मीडिया इन्वेंट कर रहा है ये दुनिया में कहीं नहीं है। ये जो आजाद वालों को आप बीच में ले आए हैं ये तो लम्हा फिक्रिया होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए कि उनकी इतनी जो है नवाशें, उनके बावजूद आजाद जो हैं वो 800 से ज्यादा जीते हैं। मैं बात कर रहा हूं कि नून ने सीटें ली हैं 1000 से ऊपर और हमने तकरीबन सीटें ली हैं 285, 300 के नीचे। तो मैं तो ये समझता हूं कि जो हमारे कैंडिडेट हैं, मगर साहब आपने कहा कि हुक्मरान जमात इससे परेशान हो, आप क्यों ना परेशान हो कि लोगों ने आजाद उम्मीदवारों को वोट दिया, आपके तब्दीली के नारे को वोट नहीं दिया। अगर नून लीग को उन्होंने वोट नहीं भी दिया, चले नून लीग परेशान हो, आप क्यों ना परेशान हो? क्योंकि आपने ट्वीट किया और मैं देख रहा था कि जो आजाद जीते हैं वो अगर तब्दीली को सपोर्ट करना चाहते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लें। यानी जो वोटर्स हैं उन्होंने तब्दीली के नारे की जगह आजाद उम्मीदवारों को वोट दिया और अब उन वोटर्स से जो इलेक्ट होकर उम्मीदवार आए हैं वो आपको ज्वाइन कर लें तब्दीली के नारे को सपोर्ट करने के लिए। खानजादा साहब बात यह है, माशाल्लाह आप तो बड़े मायनाज और फख्र है हमें अपनी नेशन को, आपकी माशाल्लाह प्रोग्राम में बड़े गौर से सुनता हूं। देखें भाई, जो आजाद, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं वो लोकल इश्यूज पे होते हैं। वहां पर एक एक जमात के पास 2-2, हमारे पास 2-2, 3-3 कैंडिडेट थे, नून के पास 2-2, 3-3 कैंडिडेट थे। जिनको हमने टिकट नहीं दिया वो आजाद खड़े हो गए, जिनको नून ने टिकट नहीं दिए वो आजाद खड़े हो गए। कुछ लोग समझते हैं कि आजाद होके ज्यादा गवर्नमेंट से मफाद दिया जा सकता है। तो ये कम्बिनेशन होती है चीजों की। आप ये कंपैरिजन करें कि आजाद कितने हुए हैं, आप ये कंपैरिजन करें कि हुकूमत ने अपने तमाम वसाइल के बावजूद भी 50% सीटें हुकूमत नहीं ले सकी है और एक वाज़े अक्सरियत कहीं भी बनाने की पोजीशन में नहीं है। साहब अगर ये जितने भी फैक्टर्स पंजाब हुकूमत के फेवर में जाते हैं उतने ही फैक्टर सारे के सारे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की भी फेवर में जाते होंगे। जब वहां पर बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे तो जो परसेंटेज है मार्जिन का वो नून लीग का तो फिर 44% है, आपका गालिबन इससे कम रहा। तो फिर जो वो सारे फैक्टर तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के फेवर में भी जाते थे, वहां फिर आपने इतना अच्छा क्यों नहीं परफॉर्म किया? मैं जरा आपको अर्ज कर दूं
कि खैबर पख्तूनख्वा का जो इलेक्शन हुआ है उसमें पुलिस, एजुकेशन और तमाम डिप्टी कमिश्नर, डीएमजी के लोग उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। वहां पर झगड़े हुए हैं, लोग जो हैं तसादम हुआ है, लोग यहाँ टारगेट किलिंग हो रही है। ये बहुत फर्क की बात है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर 2 लोगों को टारगेट करके कत्ल किया जा रहा है। आज कल मैं 2 जनाजे पढ़ के आया हूं ननकाना में, वहां पर हमारा कैंडिडेट जीत गया और जो हारने वाला कैंडिडेट था, जिसने वोट उसको नहीं दिया था, उसको कहा कि तुमने वोट नहीं दिए और उसको कत्ल कर दिया। नहीं, मगर चौधरी साहब मुझे ये बताइएगा कि जो आपके एतराजात हैं, कोई कत्ल हुआ, ये सारे एतराजात दुरुस्त हैं, मगर मुझे बताइएगा अगर पार्टी जिम्मेदारी नहीं लेगी, जैसे शफकत महमूद साहब ने तो जिम्मेदारी ली, मगर अगर दूसरे लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आपके जनरल सेक्रेटरी जहांगीर तरीन साहब जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो पार्टी अपना एहतसाब कैसे करेगी? 2013 के इलेक्शन हो, कंटोनमेंट के इलेक्शन हो, फिर बाई इलेक्शन हो, फिर ये बल्दियाती इलेक्शन हो, अगर इसमें आप बार बार हार रहे हैं और पार्टी बार बार एहतसाब नहीं करती, जब एहतसाब का कहती भी है, जस्टिस वजीउद्दीन साहब का कमीशन बनाया, उसकी जो सिफारिशात होती हैं जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ हो या फिर अलीम खान साहब के खिलाफ हो, उस पर अमल नहीं करती, पार्टी अपना एहतसाब नहीं करेगी, तो पार्टी सीख कर उसको अपनी सिमत कैसे दुरुस्त करेगी? अगर पार्टी ने मानना नहीं है और दूसरों पर इल्जाम लगाना है और यही कहना है धांधली हुई थी और ये सारे मामला हुए थे। दोस्त है मेरे मुस्लिम लीग नून के, तो उनके साथ मैं चाय पी रहा था, तो मुझे उसने कहा कि चौ साहब आपका टारगेट क्या है? मैंने कहा कि हर एमएनए की सीट पे हमें अगर 3-4 काउंसलर हमने बना लिए तो मैं समझूंगा कि ये हमारी विक्ट्री है। उसने कहा कि अगर आपने 3-4 काउंसलर बना लिए तो इसका मतलब है हमारी छुट्टी है, आपको 0 मिलेगा काउंसलर हर हल्के में। तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन डिफरेंट होते हैं मेरे भाई। बहुत शुक्रिया। हमें चौधरी सरवर साहब कह रहे थे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन डिफरेंट होते हैं। लाहौर में वो कह रहे हैं तवक्कुआत से कम रहा, मगर बाकी जगह पर सही परफॉर्म किया। शफकत महमूद साहब से पूछ लेते हैं, उन्होंने रिजाइन किया इस बात पर कि मतलूबा रिजल्ट वो नहीं हासिल कर सके। शफकत महमूद साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे ये बताइएगा शफकत महमूद साहब के आपने रिजाइन किया और चौधरी सरवर साहब कह रहे हैं पहले ही मैंने क़यादत को बताया हुआ था, सिर्फ लाहौर के अलावा कहीं और मायूस कुन नतीजा नहीं आया, तो फिर आप ही को रिजाइन करना चाहिए था। जनरल सेक्रेटरी साहब हो, लोधरा में मायूस कुन कारकर्दगी हो, पूरे पंजाब में मायूस कुन हो, या फिर पार्टी क़यादत और किसी को रिजाइन करने की जरूरत नहीं थी। मैं इस पे तबसरा नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि लाहौर की जो परफॉर्मेंस थी उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं था। मेरी तवक्कुआत थी कि इससे बेहतर परफॉर्मेंस होगी और बेशुमार जगह ऐसी हैं जहां पे हम कहीं 100 से, कहीं 150 से, कहीं 200 से हम हारे हैं। तो बहरहाल क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थी और मैं लाहौर का ऑर्गेनाइजर था, तो मैंने अपना अखलाकी फ़र्ज समझा कि मैं उसकी जिम्मेदारी कबूल करूं और जिम्मेदारी कबूल करके मैंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। बाकी जो जगह है वो आप बेहतर जानते हैं, आप नजरिया उसका तजिया कर सकते हैं। अच्छा, मगर मुझे बताएगा जहां पार्टी को अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जाहिर है ये तो बिल्कुल बेसिक सतह पर इलेक्शन हुए थे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखने की जरूरत है, वहीं क्या अपना नैरेटिव उसकी भी दुरुस्ती की जरूरत है? क्योंकि आपने जब 2013 की धांधली के इंतखाबात का नैरेटिव बिल्ड किया तो आपने विक्टिम बन के किया था कि जी हम विक्टिम हैं, हमारे साथ ज्यादती हुई, हमने इलेक्शन जीतना था। आज जब जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आ गई, दूसरे मामला हो गए, बाई इलेक्शन की रिपोर्ट आ गई, पिलडैत की रिपोर्ट ये कहती है कि जी अब आवाम नहीं समझते कि धांधली के नारे में जान रह गई है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप जब भी धांधली की बात करते हैं तो उल्टा नून लीग विक्टिम बन के आती है कि यार ये तो बार बार पीटीआई यही बात करती रहती है? आपको नैरेटिव बदलने की भी जरूरत है। नहीं, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती कि जब आप किसी इलेक्शन में जाते हैं और आपको कामयाबी नहीं होती तो ये फर्ज है पार्टी का कि वो बैठ के इसका एनालिसिस करे और देखे कि उसकी क्या वजूहात है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशनल वजूहात है, क्या हम सही किस्म के इश्यूज उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे, क्या ये तो नहीं है कि हमारा जो स्टांस है मुख्तलिफ चीज़ों पे वो लोगों के साथ पहुंच नहीं रहा, क्या हमारे इमेज और परसेप्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये तो एक पार्टी को करना चाहिए और हम इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में इसको बैठ के करेंगे। तो इसलिए ये इसके बारे में तो दो राय हो नहीं सकती कि पार्टी को अपना अंदरूनी तजिया करना चाहिए, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो हमारा निज़ाम है ना, इस निज़ाम में एतमाद होना बहुत जरूरी है। मैं आपसे शाहजेब ये इस वक्त गारंटी से कह सकता हूं कि जितने लोगों ने 2 दिन पहले इलेक्शन लड़ा है
और जो इलेक्शन में हारे हैं हमारे, वो सारे इस वक्त रंजीदा बैठे हैं क्योंकि उनके दिल में कोई ग्रीवियंस है कि जी वहां पुलिस ने ऐसे कर दिया, फला ये हो गया। उसके लिए बड़ा लाजमी नहीं है कि आप 2018 पे फोकस करें। ये वोटर लिस्टों के मसाइल, इंतजामिया के मसाइल, इलेक्शन कमीशन के मसाइल, ये सब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी से हल हो सकते हैं। असेंबलियों में जाके उसके इजलासों में शिरकत करके तस्हीह कराएं ताकि 2018 के इंतखाबात वैसे ही ना हो। 2013 से निकल के 2018 के इलेक्शन को दुरुस्त कराने पर आपका फोकस होना चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल है कि 2013 का जो मामलात हैं वो तो अब खत्म हो गए। जुडिशल कमीशन के बाद 2013 की हम बात नहीं कर रहे, हम तो अब आगे की बात कर रहे हैं। और इस्लामाबाद में कल मैं इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी की मीटिंग है वही अटेंड करने के लिए आया हूं और हमारा फोकस अब नेचुरली इलेक्टोरल रिफॉर्म की तरफ, सिस्टम को बेहतर करने की तरफ और साथ साथ आगे जो जनरल इलेक्शन 2018 में आना है उसकी तरफ है और होगा इंशाल्लाह। और हम अपना सारा प्लानिंग जो है उसके मुताबिक करेंगे। मतलब कि हम वो जो नैरेटिव था वो उसमें बहुत सदाकत थी और वो सदाकत जुडिशल कमीशन की बहुत सारी 44 ऑब्जर्वेशंस में आ गई, लेकिन अब आगे देख रहे हैं और हम पार्टी भी आगे देख रही है और इंशाल्लाह आपको हम अगले चंद दिनों में बैठ के इसका एनालिसिस भी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। साहब उस एनालिसिस के लिए जाहिर है खान साहब एक पर्सनल क्राइसिस से गुजरे हैं, कोई छोटी बात नहीं होती, किसी की तलाक होना, अलहदगी होना, ये सारे के सारे मामला। खान साहब खुद चार्ज अप हैं पार्टी के मामला देखने के लिए, पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की तस्हीह के लिए। खान साहब बेहतर है, इस वक्त चार्ज अप है, ठीक है? जी बिल्कुल है, वो कल पेशावर जा रहे हैं मेरी इतला के मुताबिक और उसके बाद हमारी पार्टी की मीटिंग्स उन्होंने बुलाई हैं। पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग उन्होंने 5 तारीख को बुलाई है। 6 तारीख को पार्लियामेंट का इजलास है, वहां पे उसमें हमने फैसला करना है कि स्पीकर का ओहदा जो है वो कंटेस्ट करना है नहीं करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सारी चीजों में इमरान खान साहब इन्वॉल्व हैं, बल्कि उससे पहले 1-2 और मीटिंग्स हैं जिन्होंने मुझे भी बुलाया गया। तो ये इमरान खान साहब तो फुली तौर पे इन्वॉल्व है और कल आप देखेंगे कि वो खैबर पख्तूनख्वा जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद खबरों पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आई, लेकिन पंजाब में सजे बल्दियाती इंतखाबात के मैदान में पीपल्स पार्टी चौथे नंबर पर आई है। बार बार ये बात की जाती है कि अगर पीपल्स पार्टी ने पंजाब में रिवाइव करना है तो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर करना होगा, मगर कारकर्दगी पर उठने वाले सवालात के बावजूद सिंध के 8 अजला की 1070 नशिस्तों में से 720 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए, यानी सिंध में पीपल्स पार्टी के हाथ 67% नशिस्तें आई और ये पंजाब में नून लीग की कारकर्दगी से बहुत बेहतर है। लेकिन पंजाब में पीपल्स पार्टी को 2696 नशिस्तों में से सिर्फ 47 नशिस्तें मिल सकी, यानी पंजाब में पीपल्स पार्टी के हाथ सिर्फ 1.7% नशिस्तें आ सकी। पीपल्स पार्टी को सिर्फ लाला मूसा से 12 नशिस्तें मिली और कुछ नशिस्तें ओकाड़ा और दीगर अजला से मिली। लाहौर जहां पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई वहां पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गई और उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत मुतमईन नजर आई, मुबारकबाद देती नजर आई अपने कारकुनों को बल्दियाती इंतखाबात की कामयाबी जो सिंध में उन्हें हासिल हुई है। हमारे साथ कायरा साहब मौजूद है, कमरुज़्ज़मा कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। कायरा साहब बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। कायरा साहब, लाला मूसा जहां आप बड़ी मेहनत कर रहे थे वहां तो अच्छी नशिस्तें निकाली हैं, मगर इतनी 1.7% का नतीजा और पार्टी क़यादत खुश है, मुबारकबादें दे रही है, क्या पंजाब की कोई परवाह नहीं रहेगी जरदारी साहब को या पार्टी क़यादत को? देखिए बात यह है कि पीपल्स पार्टी को मेरे शहर से हमने 13 नशिस्तें निकाली हैं और हुक्मरान जमात को 3 नशिस्तें मिली हैं। दूसरी गुजारिश यह है कि मैं आपके प्रोग्राम के तौर से अपने शहर के लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उन्होंने मेरा मान रखा है। तीसरी गुजारिश आज़ेब साहब ये है कि पार्टी क्या कारकुनों को मुबारक सिंध के हवाले से दे रही है। सिंध में यकीनन उन्होंने कारकर्दगी, इतना बड़ा ऑनस्लॉट, इतना बड़ा मीडिया का इस वक्त हमारे खिलाफ पूरा एक देखे ना जी, मीडिया के अंदर पूरी डिबेट चल रही है। 2.5 साल से हमारा एहतसाबी अमल भी हो पीपल्स पार्टी का, बैड गवर्नेंस के नारे पीपल्स पार्टी के खिलाफ, एक ही जमात है जिसका एहतसाब हुआ जा रहा है और फिर भी जहां का एहतसाब हो रहा है जिसके ऊपर इल्जाम है वहां के लोगों ने उनको खुल के वोट दे दिया, तो उसको तो पार्टी लीडरशिप को अप्रिशिएट करना चाहिए ना जी, उनको शाबाश दी है। और अगर हमारे कारकुनों ने कोई मेहनत किया लाला मूसा में, ओकाड़ा में, कसूर में, जहां जहां, तो उनको भी उनको अप्रिशिएट करना चाहिए लीडरशिप को। हाँ, जहां पे एहतसाब करने का अमल है, अपनी खुद एहतसाबी हो या
अपने इनवर्ड देखने की जरूरत हो, बिल्कुल उसको देखा कैसा मुझे एक बात बताइएगा, अगर आपने अपने आप को पंजाब में रिवाइव करना है, क्योंकि हालिया ट्रेंड से नजर आता है कि लोग अगर नून लीग से मायूस हुए हैं तो वो आजाद उम्मीदवारों को उन्होंने वोट दिया है बजाय इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। शुरू में तो 2013 में ये हुआ कि जी पीपल्स पार्टी से नाराज हुए तो तहरीक इंसाफ की तरफ गए। अगर आपने पंजाब में रिवाइव करना है तो क्या आपके लिए आपको ये ज्यादा इत्मीनान होगा ये जानकर के पीपल्स पार्टी सिंध में डिलीवरी ना करेगी जी 67% तो नतीजा आ गया, या आप चाहते हैं कि सिंध में डिलीवर करें जिसे आप पंजाब में दिखा सकें और आइंदा वोट मांग सकें? बिल्कुल शाहजाद साहब, दूसरी कोई राय नहीं है। सिंध की पीपल्स पार्टी को, हुकूमत को सिंध में अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की जरूरत है। वहां बिल्कुल सीरियस इश्यूज भी हैं और कुछ ओवर एक्सपेक्टेशंस भी हैं, लेकिन जो सीरियस इश्यूज हैं, करप्शन इश्यूज हैं, ये जो भी स्कैंडल्स हैं, वहां परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के अलावा कोई दूसरी राय नहीं है और उसका पूरे पाकिस्तान पे इम्पैक्ट होगा, ये बात भी दुरुस्त है। पीपल्स पार्टी को अपने सोल सर्चिंग करके, अपने इन हाउस बड़ी डिटेल डिबेट करके, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को, अपने आइडियोलॉजिकल डिबेट को, अपनी डिलीवरीज को, अपने शॉर्ट कमिट्स को, अपने गलत फैसलों को, इन सबको देखने के बाद एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना के चलना पड़ेगा और बहुत शदीद मेहनत के बाद हम इस काबिल हो सकेंगे। ये बात दुरुस्त है, हमारे लिए बड़ा आसान सफर नहीं है, यकीनन मुश्किल है, लेकिन इन मुश्किलों का मुकाबला पीपल्स पार्टी पहले भी करती रही है, इस दफा भी इंशाल्लाह और बड़ा होगी। बहुत शुक्रिया कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद। भी चाहते हैं कि अगर पंजाब में रिवाइव करना है तो कारकर्दगी को बेहतर किया जाए। प्रोग्राम में जाते जाते बात करते हैं कि पिछले हफ्ते खबर आई कि जामे कराची में 2 तलबा तंजीमों के दरमियान इस बात पर तसादुम हुआ कि लड़कियां लड़कों के साथ क्रिकेट क्यों खेल रही हैं। इस हवाले से जमात इस्लामी की तलबा तंजीम इस्लामी जमीयत तलबा का नाम आया कि उसके कारकुनों ने लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया है। और उसके बाद इस्लामी जमीयत तलबा के जो वहां के नाजिम है कराची यूनिवर्सिटी के, उन्होंने जियो न्यूज से बात करते हुए ये बात कही थी कि उन्हें अब कोई एतराज नहीं इस बात पर कि लड़कियां खेलें, लड़के खेलें, लड़की और लड़कियां मिलकर खेलें, वो तो खुद इस किस्म के खेल करा रहे हैं। लेकिन आज जामे कराची में लड़कियों ने इस वाक़े पर अनोखा एहतजाज किया और एडमिन ऑफिस के सामने क्रिकेट खेलकर यह पैगाम दिया कि वो तशद्दुद करने वालों से नहीं डरती और उन्हें किसी भी तरह डराया या धमकाया नहीं जा सकता। इन तालिबात की जुर्रत पर हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।